जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 5:01 हो गई है, 28 नवंबर 2020। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको अगर जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो मैं अपना जो छोटा मोटा नॉलेज है, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट ए इकोनॉमिस्ट, और ना मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन मुझे जितनी है थोड़ी बहुत वो मैं आज इस वीडियो के द्वारा बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं पहले ही बताता हूँ, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं एक जस्ट टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। तो मुझे टेक्निकल्स तो आता है, लेकिन इकोनॉमी के बारे में बहुत बड़ी जानकारी नहीं है। आज 28 नवंबर है, शनिवार का दिन है, 5:02 शाम की हो चुकी है। सबसे पहले मैं अपना डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ आपको, तो इसको आप पढ़ लीजिए। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल भी लिखा हुआ रहता है। अब आ जाइए, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। तो मैं अपनी सरल भाषा में जो मेरी छोटी मोटी नॉलेज है उसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सही गलत कोई भी दावा नहीं है। जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, जैसे आपको पता ही है, साल में 4 क्वार्टर हम लोग गिनते हैं। फर्स्ट क्वार्टर होता है, क्योंकि इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से मार्च तक का होता है। 2020 की अप्रैल से 2021 मार्च तक का हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है। उस फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल से जून, सेकंड होता है जुलाई से सितंबर, थर्ड होता है अक्टूबर से दिसंबर, और चौथा होता है जनवरी से मार्च। तो जो सेकंड क्वार्टर का जीडीपी डाटा आया है वो बोल रहा है 7.5% माइनस में है। जुलाई टू सितंबर क्वार्टर जीडीपी केम -7.5%। हाउ विल मार्केट रिएक्ट ऑन ट्यूसडे, $1 million क्वेश्चन। ये मुझे भी पता नहीं कि मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं। लेकिन ये माइनस में आई है ये मुझे पता है। ऑल्दो एक्सपेक्टेशन था -8.6 का। कितना एक्सपेक्टेशन था? -8.6 का था। तो उससे देखा जाए तो ये बेटर आई है, क्योंकि -7.5 आई है, क्योंकि -8.6 मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था, ऐसा लोगों का बोलना है। लेकिन आई तो है -7.5%। और इसके पहले वाले क्वार्टर में हम लोग लगभग 24% का माइनस पे आए थे, अप्रैल टू जून, जो कि कोरोना था, लॉकडाउन था, सबको पता था। तो उसमें हम लोग -23.9% आए थे। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या होता है ये जीडीपी और क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये मैंने यहाँ पे लिखा आपके लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी 2016 में थी 8.26, जो कि 15 से 0.26, ये मैं ईयर ऑन ईयर बता रहा हूँ। 2016 में 8.26% थी, जिसमें 15 से 0.26% का इंक्रीज़ हुआ। 2017 में जीडीपी ग्रोथ हमारी आ गई थी 7.04%। तो इसमें आप बोल सकते हो 16 से 1.21% का डिक्लाइन हुआ। 18 में हमारा जीडीपी ग्रोथ आ गया 6.12%। तो आप बोल सकते हो 17 से हमारा 0.92% डिक्लाइन हुआ। और 19 में हमारी जीडीपी ग्रोथ आ गई थी 5.02%। तो आप बोल सकते हो 1.1% का डिक्लाइन। यहाँ से अगर आप 15 से देखो तो 15 से जो आपका ग्राफ जा रहा है वो नीचे डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। 2015 में हमारी जीडीपी लगभग 8% पे थी 2015 में। 16 में 8.26 आ गई। 16 के बाद से ये डिक्लाइन हो रही है 7.04, 17 में, 18 में 6.12, और 19 वाले फाइनेंशियल ईयर में 5.02। और अब 20 में हम लोग चालू में हैं। तो 20 में अभी तक 2 क्वार्टर ख़त्म हुए हैं। पहला क्वार्टर आया था 23.9%, अप्रैल टू जून 2020 का, और उसका रीज़न आप सबको पता है, लॉकडाउन प्लस कोरोना। और दूसरा क्वार्टर जो अभी सितंबर ख़त्म हुआ था उसका आया है -7.5%। इसका भी रीज़न कोरोना। अब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको जीडीपी समझाना चाहूँ तो जीडीपी होता क्या है। बहुत सारे लोग जो मेरे जैसे हैं, जिनको इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इकोनॉमी के बारे में, वो सोचेंगे जीडीपी है क्या भाई ये। तो जीडीपी क्या होता है? कंजप्शन
अगर मैं इसको सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में समझाऊँ, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं माइनस इंपोर्ट। तो हमारे यहाँ तो ये हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हमेशा कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, सबको पता है। एक्सपोर्ट हमारे से यहाँ से शायद चाय पत्ती होती होगी और कुछ सोयाबीन, कुछ चावल वगैरह भी करते होंगे, जो भी हो। तो जो भी है, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो ये हमारा ऑलवेज माइनस में आता है, ये आपको पता ही होगा, क्योंकि हम लोग नेट एक्सपोर्ट में नहीं करती हमारी कंट्री। नेट एक्सपोर्ट हमारा पॉजिटिव कभी नहीं रहता, ये सबको पता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कितनी बढ़ती है उस पर डिपेंड भी करता है, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है पब्लिक के लिए, ठीक है। कंजप्शन, मतलब ये कंजम्पशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जितना कंजम्पशन पावर, कंज्यूमिंग पावर पब्लिक का बढ़ेगा, उतनी मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आती है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का एक स्तंभ होता है। मैन्युफैक्चरिंग कब बने, ज़्यादा मैन्युफैक्चर चीज़ें कब होगी? जब कंजम्पशन होगा, तभी मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आएगा। तो कंजम्पशन सबसे पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर इन्वेस्टमेंट। बाजार में इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है? अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में लिक्विडिटी आ रही है तो गुड। अगर लिक्विडिटी का क्रंच आ गया है तो जीडीपी में असर पड़ता है। गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है और नेट एक्सपोर्ट हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये चारों फैक्टर मिलके, आप इसको सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है कि जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अब आ जाता हूँ मैं, थोड़ा और डिटेल बात करते हैं, ठीक है। विल टॉक मोर। और ये सिर्फ नॉलेज के लिए भाई, मुझे मार्केट कहाँ जाएगा मुझे नहीं मालूम। तो सबसे पहले मैं ये वाला चार्ट खोलता हूँ। ये देखिए 1961 से लेके अभी तक का चार्ट है। इसमें 2019 तक का ही डाटा है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर अभी 2020 का ईयर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये ख़त्म होगा मार्च 2021 में। तो आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में दो ऐसे साल है जिसमें जीडीपी माइनस में आई थी। एक साल था, ये ईयर था आपका, दिखा देता हूँ मैं, 1965 में एक बार हमारी जीडीपी -2.64% आई थी। साल की बता रहा हूँ, साल की, नॉट क्वार्टर। 1965 में हमारी जीडीपी एक बार -2.64 आई थी। और 1972 में, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब ये 0.55% आई थी। और 1979 में ये -5.24% आई थी। इसके अलावा आपको कहीं पे भी माइनस नहीं दिख रहा है, सब ज़ीरो के ऊपर है, ठीक है। और सबसे टॉप जीडीपी हमारी कौन से साल में थी वो भी देख लेते हैं। सबसे टॉप हमारी जीडीपी थी 1988 में, वो थी 9.63%। 9.63% 1988 में थी। 9.63% हमारी जीडीपी थी 1988। बहुत पुरानी बात है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपको 2016 8.26%। 2016 में आप देख सकते हो मोदी जी ने कार्यभार यहाँ पे संभाला था 2014 में। 2014 में हमारी जीडीपी थी 7.41% 2014 में। 2015 में हमारी जीडीपी बढ़कर 8% हो गई। 2016 में हमारी जीडीपी बढ़कर 8.26 हो गई। 17 में ये 7.04 आ गई वापस। 18 में ये 6.12 आ गई। और 19 में ये 5.02 आ गई। और 20 का अभी अभी आपको मैंने सूरत हाल बताया था। तो ये है जीडीपी का ग्राफ हमारे देश का 1961 से लेके 2000 अभी तक का जो भी है, ठीक है। और ये आपके सामने ये फिगर्स वापस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब आ जाइए, अब एक और बड़ी बात सुनने में आ रही है कि ये इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो माइनस में आई है, कॉन्ट्रैक्ट 7.5%, एंटर्स टेक्निकल रिसेशन। इंडिया टेक्निकल रिसेशन में जा चुकी है। ये कौन बोल रहा है? ये आरबीआई बोल रही है। आरबीआई अपने बुलेटिन में ये बोल चुकी है कि लिटरली इंडिया टेक्निकल रिसेशन में जा चुका है।
अब ये टेक्निकल रिसेशन नाम की चिड़िया क्या होती है भाई साहब, आपके मन में सवाल आएगा, है ना। तो इंडिया में टेक्निकल रिसेशन का मतलब होता है 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर में अगर जीडीपी माइनस में आती है, 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर में, क्वार्टर मतलब अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, ये 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर, 2 कंजिक्यूटिव मतलब 2 लगातार क्वार्टर में अगर किसी हमारी जीडीपी माइनस में आती है 2 लगातार क्वार्टर में, तो हम ये मान इंडिया में इसको डिफाइन किया गया है, आरबीआई इसको मानती है कि टेक्निकल रिसेशन में हम जा चुके हैं। ये वीडियो भी आपको थोड़ा सा बेहतर समझाएगा, ये वीडियो है यहाँ पे, ये वीडियो मैं अभी आपको सुनाऊंगा नहीं, लेकिन इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज़ टेक्निकल रिसेशन, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन यही बताया इस भाई साहब ने, सुन लीजिएगा आप थोड़ा सा। इन दिस people all the updates on macroeconomic numbers that it maps, and what happened this time was that for the November issue, the RBI has started something that it used to provide long back. It has, which is basically looking at the most recently available data and predicting immediate future, or there is no there is no universally accepted definition for a recession. Different economists look at different bits of data and come to that conclusion. Broadly understood, a recession is a tough phase for the economy where economic growth is coming down, where total GDP that you produce contracts, and there is massive unemployment, consumption falls, those kind of things. So all of them go together. Now, because there is no universally accepted definition, different people calculate it differently. Some may look at how the GDP growth per se, the absolute amount of GDP is performing from one quarter to another. Some others may look at unemployment, and some others may look at GDP growth rate. Now, what we do in India is we look at the GDP growth rate. We look at year-on-year GDP growth rate. First quarter GDP growth rate as compared to what it was last same first quarter. तो ये भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं, अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में अगर जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव आती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इंडिया में इसका टर्म दिया गया टेक्निकल रिसेशन में हम घुस गए। टेक्निकल रिसेशन और जनरल रिसेशन अलग होता है दोस्तों। टेक्निकल रिसेशन का मतलब होता है 2 क्वार्टर में, लेकिन जनरल रिसेशन होता है पूरी तरह से हम मंदी की गिरफ्त में आ गए। तो अभी तक इंडिया जनरल रिसेशन में नहीं गया, लेकिन टेक्निकली रिसेशन में जा चुका है। तो अब मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगा आई डोंट नो, बट मुझे मेरे को अब एक चीज़ और दिखाना आपको। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा मेरा तर्क देता हूँ कि मोदी साहब तो बोल रहे थे इंडिया को 2025-26 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। $5 ट्रिलियन, जो कि खाली उससे ऊपर खाली आज वर्ल्ड में सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी है जो $19 ट्रिलियन है। आज यूके की भी जो इकोनॉमी है वो 2.6 ट्रिलियन की है। तो हमारी इकोनॉमी मोदी साहब वर्ल्ड में नंबर 2 लाना चाहते हैं और लाएंगे भी, मुझे विश्वास है मोदी साहब पे। लेकिन फ़िलहाल तो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो ऐसा कुछ दर्शा नहीं रहे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ, मैं आपको पी रेशियो की बात करता हूँ। आपको मजाक ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा हकीकत पे आपका आईना दिखाना चाहता हूँ। अब हमारा पी रेशियो आज की डेट में निफ्टी का ऑल टाइम हाई पे है, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसका 24 नवंबर को बना था 35.90 निफ्टी का पी रेशियो। निफ्टी मतलब इन जो 50 स्टॉक का इंडिविजुअल पी होती है ना, निफ्टी में 50 स्टॉक है, सबको पता है। इन सब की इंडिविजुअल पी को ऐड करके डिवाइड बाय 50 करो तो निफ्टी की पी रेशियो निकल जाती है, ठीक है। जो 50 स्टॉक निफ्टी में है उन सब की इंडिविजुअल पी निकाल के और उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 50 करोगे तो निफ्टी की पी रेशियो निकल जाती है। तो निफ्टी की पी रेशियो कल तक की थी, फ्राइडे तक की 35.66, और पिछला हमने जब टॉप बनाया था 12,430, जो पिछला हमारा ऑल टाइम हाई था, आप सबको याद है, उस समय तक हमारा ऑल टाइम पी रेशियो क्या बना था 29.90, उससे ऊपर कभी नहीं गया।
अब तो हम 30 के ऊपर तो मज़े से है कई महीनों से, ठीक है। और इसका तर्क क्या दिया जा रहा है कि यार इकोनॉमी में तो स्लो डाउन है, कोरोना है, इसलिए हम लोग इस पी पे भी मार्केट को इतना बियरिश नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ आएगी ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये खाली कोरोना के कारण से ग्रोथ रुकी हुई है। तो भैया ठीक है, लेकिन पिछली बार जब फॉल आ गई 29.90 से, तो तुम 35.50 को चला ही रहे हो। अब देखो ये इस नवंबर में 31.43 थी 2 तारीख को, और आज हम 36 के लगभग खड़े हैं, और इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं लोग, बोलते और तेज़ी और तेज़ी और तेज़ी। ये अपने आप में एक अलर्ट सिग्नल है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा अलर्ट है। ये एक क्रैश के जैसा अलर्ट है, जो मुझे लगता है मैं रॉन्ग साबित हो चुका हूँ कई बार, हो भी सकता हूँ, लेकिन मैं सच्चाई बोलने से पीछे नहीं हटूँगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पी रेशियो को कोई भगवान भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है एट द करंट जीडीपी डाटास, ठीक है। आप बोलोगे ग्रोथ आएगी, अरे आएगी क्या, अभी तो नौकरियां नहीं लोगों के पास। उम्मीद भाई 2 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ आपको, 2 मिनट बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप सोचो 35.66 पे है पी रेशियो, और 35.90 का ऑल टाइम हाई है, और पिछला ऑल टाइम हाई था 29.90 जब हम 12,430 गए थे। तो ये कितना अनजस्टिफाइड नहीं लगता आपको? अगर लगता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाइंग करिए एज यू विश, बट मैं एज ए फैमिली मेम्बर ऑफ विद्यासागर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एट दिस पी रेशियो इट इज़ नॉट वर्थ टू बाय। आप सेल मत करिए, आपकी मर्जी है, बट ये बहुत डेंजरस साइन है। बी केयरफुल एंड बी अलर्ट ऑलवेज। आप बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अलर्ट रहना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक्स देना, और वेबिनार का डिटेल मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अपकमिंग वेबिनार हमारी 5 और 6 तारीख को है, 5 और 6 तारीख को, आने वाली 5 और 6 तारीख को है। उसकी फ़ीस है 9,000 रुपया। कोर्स के कंटेंट आपको दिए नहीं जाते हैं, तो जिसको ज्वाइन करना है जल्दी करिए, क्योंकि बहुत कम सीट बची है। अब इतनी कम प्राइस में आपको मिल रहा है मौका, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी एक अनाउंस कर दिया था। आने वाली सब वेबिनार आपको 15,000 से ऊपर की ही रहेगी, ये भी मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूँ। 15,000 से नीचे कभी भी अब प्राइस रहने वाली नहीं है। 2 दिन की होती है, 4 बजे से 10 बजे तक शाम को होती है। कोर्स के कंटेंट आपको दिए नहीं जाते, आपको ये भेजना पड़ता है, अपना नाम, अपना सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। तो बस दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।